अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर आसिफ आफ्ताब। लंग्स में से ऑक्सीजन को जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स और सेल्स तक पहुंचाने का काम खून में मौजूद रेड ब्लड सेल्स का होता है। रेड ब्लड सेल्स में मौजूद हीमोग्लोबिन ये काम करता है। इस अमल को कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैपिलरी बेड में होता है। कैपिलरीज जो हैं ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है और इन कैपिलरीज़ में एक्सचेंज ऑफ गैसेस का अमल होता है। इसकी फ़िगर आपकी स्क्रीन पे आ रही है, इसको ज़रा समझ लें। ये एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाई है। ये एक नॉर्मल आरबीसी, इसका डायमीटर 7.5 to 8.7 माइक्रोन्स होता है। ये डिस्क शेप में होता है और ये कैपिलरी का एक लिबन बनाया है। इसका डायमीटर ऑलमोस्ट 8 माइक्रोन्स के करीब होता है। अब ये जब इसके अंदर एंटर होता है तो इट कैन बेंड, ये फ्लेक्सिबल होता है। ये फोल्ड होकर इस कैपिलरी में एंटर होता है। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं और जब कैपिलरी से बाहर वीनस सिस्टम में दाखिल होता है तो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। ये है नॉर्मल रेड ब्लड सेल। जब खून में ग्लूकोज की मकदार ज़्यादा होती है तो वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आरबीसी के साथ स्टिक कर जाता है, उसके साथ चिपक जाता है। इस अमल को ग्लाइकेशन कहते हैं और एक ग्लाइकेशन की मकदार को हम एक टेस्ट है मशहूर, आप सबको पता होगा, HbA1c से मैयर किया जाता है। जितना HbA1c ज़्यादा है उतनी ग्लाइकेशन ज़्यादा हुई है। ग्लाइकेटेड रेड ब्लड सेल का मसला है कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, ये बेंड नहीं हो सकता। और सेकेंडली ये रेड ब्लड सेल्स जो ग्लाइकेटेड हो जाते हैं ये आपस में स्टिकी हो जाते हैं, आपस में जुड़ते हैं। और इन दो वजूहात की वजह से ये कैपिलरीज़ में एंटर नहीं हो सकते और कैपिलरीज़ के बाहर ये क्लॉगिंग करते हैं और कैपिलरी बेड को क्लॉग कर देते हैं। जिस ऑर्गन में ये क्लॉगिंग का अमल होता है ऑक्सीजन लेवल वहाँ पे डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से उस एरिया के सेलुलर डेथ शुरू हो जाती है। और जब ये सेलुलर डेथ का अमल एक ख़ास हद से बढ़ता है तो वहाँ पर अल्सर्स बन जाते हैं। और डायबिटिक्स का जो पाँव का अंगूठा है वहाँ पर ये अमल अक्सर सबसे पहले रूनुमा होता है। जब एक ख़ास हद से ज़्यादा सेलुलर डेथ हो जाती है और अल्सर बनने के बाद का जो अमल है उसमें वहाँ पर गैंग्रीन बनने का अमल शुरू हो जाता है, क्योंकि जो डेड टिश्यू है यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही होती है। वहाँ पर फिर एनारोबिक बैक्टीरिया और फंगस ग्रो करता है और इसकी वजह से एक नहायत ही ख़तरनाक किस्म की इन्फेक्शन जो है वो वजूद में आती है। और ये जो गैंग्रीन बन चुका है ये अब इलाज है, ये रिवर्सिबल नहीं होता। यहाँ से मज़ीद जहर आगे बॉडी में ना फैले तो इसको एम्पुटेट करना पड़ता है, इसको काटना पड़ता है। लेकिन ये एम्पुटेशन भी इस चीज़ का इलाज नहीं है। इसका इलाज ये किया है कि डाइटरी मैनेजमेंट की जाए और वो भी वक्त पर, ये तमाम स्टेजेस आने से पहले। तो ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आपको मिसाल देकर समझाने की कोशिश की है। यही सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जिस्म के हर ऑर्गन में हर जगह पे जारी और सारी है। पाँव के अंगूठे में तो ये गैंग्रीन की सूरत में हमें नज़र आ जाता है। यही अमल जब आँखों में होता है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, मैकुलर डीजेनरेशन होती है, आँखों का पर्दा रेटिना जिसे कहते हैं वो डैमेज होता है। पहले नज़र कमज़ोर होना शुरू होती है और फिर एंड में अंधापन आ जाता है। यही अमल जब किडनीज़ में होता है, इसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। इसमें दो काम होते हैं। एक तो सबसे पहले इसमें जो एरिथ्रोपोइटिन बन रहा होता है, एक हार्मोन है जो किडनी से रिलीज़ होता है और एरिथ्रोपोइटिन के स्टिमुलस की वजह से बोन मैरो रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करती है। आलमोस्ट 1 to 2 मिलियन रेड ब्लड सेल्स पर सेकंड। किडनीज़ के हाइपोक्सिक होने की वजह से एरिथ्रोपोइटिन के बनने का अमल सुस्त पड़ जाता है और रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन कम हो जाती है। इसकी वजह से डायबिटिक एनीमिया होता है। और यही स्टेज जब और यही सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जब कंटिन्यू करता है तो अल्टीमेटली रीनल फेलियर में डायबिटिक्स चले जाते हैं। ये इसकी एंड स्टेज होती है, एंड स्टेज ऑर्गन फेलियर। यही अमल जब आपके नर्वस सिस्टम में होता है, जब ब्रेन के न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं, मरना शुरू करते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम अल्टीमेटली ब्रेन स्ट्रोक फालिज की सूरत इख्तियार कर जाता है। और यही अमल जब पराइफरल न्यूरोपैथी की सूरत में
हमें नज़र आता है हाथ पाँव का सोना, जलना, टिंगलिंग सेंसेशंस, हाथ पाँव में दर्द होना। ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये भी इसी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का नतीजा होता है। यही अमल आपके गम्स में जारी होता है। डायबिटिक्स में गम्स की इन्फेक्शन, गम्स में से खून आना, ये इसी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का नतीजा होता है। ये जो डैमेज्ड रेड ब्लड सेल्स हैं, इसको स्प्लीन को डिसइंटीग्रेट करती है नए रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए। जब डैमेज्ड रेड ब्लड सेल्स के डिस्ट्रक्शन का अमल स्प्लीन में तेज़ होता है तो यहाँ से आयरन रिलीज़ होता है इन एक्सेस अमाउंट। ये आयरन खून में मौजूद ऑक्सीजन से जब कंबाइन करता है तो इसमें रस्टिंग इफ़ेक्ट आता है, उस आयरन को जंग लगता है। ये जंग आलूद आयरन आर्टरीज़ की इनर लेयर, जिसे एंडोथेलियम कहते हैं, उसको डैमेज करता है। इस डैमेज्ड एंडोथेलियम को हील करने के लिए कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर आकर ज़ख़म को भरने की कोशिश करता है, एक बैंड एड इफ़ेक्ट देता है और यहाँ पर प्लाक बनने का अमल शुरू होता है। क्योंकि इस प्लाक में कोलेस्ट्रॉल की मकदार ज़्यादा होती है तो हम ये समझते हैं कि शायद प्लाक बनने की वजह हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, हालांकि इसके बनने की वजह हाई कार्ब डाइट है। लो फैट डाइट पर चले जाते हैं, हालांकि हमें लो कार्ब डाइट पर जाना चाहिए। तो ये चंद एक साइड इफ़ेक्ट्स बताए हैं मैं आपको हाई ग्लूकोज लेवल के, इसकी वजह से कितने डैमेजेस हो सकते हैं। मज़ीद भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स डिस्कस करते रहेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में। अब तक के लिए इतना ही है। तंदुरुस्त रहिए और जीते रहिए। लिव फिट चैनल के साथ जुड़े रहिए। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।